डालिए महाकाव्य। महाकाव्य 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 लिखिए। वैदिक साहित्य के बाद, वैदिक साहित्य मतलब वही जो पुराना वेदों वगैरह वाला था। वैदिक साहित्य के बाद महाकाव्यों का समय आता है। वैदिक साहित्य के बाद महाकाव्यों का समय आता है। लेकिन इसमें रामायण और महाभारत प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसमें रामायण और महाभारत प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसमें रामायण और महाभारत प्रमुख रूप से शामिल हैं। स्टार बना के लिखिए। अगला देखिए, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। देखिए, इसमें हिंदुओं और यवनों आदि का संघर्ष दिखाया गया है। इसमें हिंदुओं और यवनों आदि का संघर्ष दिखाया गया है। इसमें हिंदुओं और यवनों आदि का संघर्ष दिखाया गया है। अगला, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। इसमें प्राचीन भारत की दशा का वर्णन मिलता है। इसमें प्राचीन भारत की दशा का वर्णन मिलता है। प्राचीन भारत की दशा का वर्णन मिलता है। है डालिए पुराण। पुराण कितने हैं? पुराण 18। लिखिए, इसमें स्टार बनाइए। लिखिए, पुराणों में भारत के इतिहास का सबसे अच्छा, पुराणों में भारत के इतिहास का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध तरीके से वर्णन मिलता है। पुराणों में प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध वर्णन या विवरण मिलता है, जो भी लिखा हो। अगला लिखिए, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। अगला लिखिए, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। उग्रश्रवा को माना जाता है। अगला लिखिए, पुराणों में सबसे पुराना, पुराणों में सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। पुराणों में सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। अगला देखिए, पुराणों में प्राचीन काल से गुप्त काल तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। पुराणों में प्राचीन काल से गुप्त काल तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। पुराणों में प्राचीन काल से गुप्त काल तक की, पुराणों में प्राचीन काल से गुप्त काल तक की घटनाओं का वर्णन
मिलता है। अगला है डालिए बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध धर्म वाले उनका क्या हिसाब किताब? तो बौद्ध साहित्य लिखिए, स्टार बना के लिखिए, त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक जिसमें बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं थी उन सबको इकट्ठा किया गया। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, देखिए, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। देखिए, इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। देखो भैया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अगला सुत्त पिटक। देखिए, विनय पिटक में संघ एवं आचार संबंधी शिक्षाएं, नाम ही है विनय, आपको तमीज सिखाएगा आचार विचार। विनय पिटक में संघ एवं आचार संबंधी शिक्षाएं। नमस्ते। विनय पिटक में संघ एवं आचार संबंधी शिक्षाएं, सुत्त पिटक में धार्मिक शिक्षाएं। सुत्त पिटक में धार्मिक शिक्षाएं तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। छोटे मोटे कूड़ा पेपरों में आता है, बौद्ध धर्म की जितने भी ग्रंथ हैं किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए। देखिए अगला, देखिए बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला, लेकिन नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये भी पाली भाषा में लिखा गया मिलिंद पन्हो ग्रंथ है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखा गया है। भी पाली भाषा में लिखा गया है। देखिए, इसमें हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचनाएं मिलती है। इसमें हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचनाएं मिलती हैं। भैया, बौद्ध धर्म आगे चल के 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो दोनों के बारे में एक लाइन लिख लो। मिनांडर के संबंधित सूचनाएं मिलती हैं। मिनांडर से संबंधित सूचनाएं मिलती हैं। अगला, देखिए बौद्ध धर्म के हीनयान, अलग से लिखाने की जरूरत नहीं कि 2 भागों में बटा हो, तो पता ही है हीनयान और महायान।
तो बौद्ध धर्म के हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। बौद्ध धर्म के हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की अनेक कथाएं मिलती हैं। जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की अनेक कथाएं मिलती हैं। जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की अनेक कथाएं मिलती हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की अनेक कथाएं मिलती हैं। अगला देखिए, महायान संप्रदाय का ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्यावदान। ललित लगता है बिस्तर बनाएगा, ललित विस्तार, दिव्यावदान। ललित विस्तार, दिव्यावदान आदि है। लेकिन ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर, ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन के चमत्कारों का वर्णन है। उनके जीवन के चमत्कारों का वर्णन है। देखिए, जबकि दिव्यावदान में अशोक के उत्तराधिकारियों, अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया था। कई उसने लेख एक बनवाए, अभिलेख वगैरह बनवाए, उस पर लिखवाया, बौद्ध की खूब ऊंची करी। कुल मिला के अशोक से ही जो है बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा तरीके से फैल गया कायदे से, क्योंकि अशोक ने अपने आखिरी जीवन में सब कुछ त्याग दिया था, सिर्फ इसी पे आ गया था, भक्ति पे। क्या रहेगा? दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों की सूचना मिलती है। पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों की सूचना मिलती है। अगला, जैन साहित्य। ये थोड़ी जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में थी। शासकों की सूचना मिलती है, हेडिंग जैन साहित्य। जैन साहित्य, देखिए, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। देखिए, इसके प्रमुख ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित। शर्म करो यार, इतने बड़े हो गए आप, स्पेलिंग नहीं मालूम है। परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र तो क्या हुआ? और तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई मोहल्ले वाला, उसका नाम कटेगा तो क्या नाम नहीं बोलोगे? पूरे करके थोड़ा बोलाओ। क्यों नहीं? आप तुम अपना नाम घर का रख लो। आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र। ये तो नाम होता भी है लोगों का, भगवती पुराण टाइप, भगवती शरण, इसे नाम होता है। भगवती देवी, जो भगवती हो सकता, आचरांग क्यों नहीं हो सकता? भद्रबाहु भी नाम होता है लोगों का। क्या रहेगा? आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, कालिका पुराण, नमस्ते आदि प्रमुख है। कालिका पुराण आदि प्रमुख है।
अगला देखिए, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। हेडिंग डालिए, चीनी यात्रियों का विवरण। यह भी इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्रियों का विवरण। जितने भी चीनी यात्री थे भैया, सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचलन कहाँ है? चीन में। तो जितने भी चीनी यात्री थे वो सब बौद्ध धर्म की पार्टी वाले थे, और भारत में बौद्ध धर्म के बारे में ही घूमने आए थे, जानकारी लेने आए थे। तो अगर आपको बौद्ध धर्म या प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानना है तो इनकी यात्री जो यहाँ पे आए थे वो कौन थे, उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। देखिए, चीनी यात्रियों का विवरण क्या है? सीट बदलाओ। चीनी यात्रियों का विवरण। देखिए, लगभग सभी चीनी यात्री बौद्ध धर्म को मानते थे। लगभग सभी चीनी यात्री। अगर आपको भारत में बौद्ध धर्म की जानकारी चाहिए, कहां जाओगे? सिक्किम साइड। सिक्किम के साइड में जाके क्या करोगे? सिक्किम की तरफ। हाँ, तो बौद्ध धर्म का तीर्थ कहाँ मिलेगा वहाँ? सबसे मेन गया, जहां पर उन्हें शिक्षा दीक्षा मिली, जहां पे उन्होंने वही वैराग्य जो भी उनका होता है, क्या बोलते, कैवल्य बोलते हैं, क्या जो भी बोलते हो, प्राप्त किया जाके वहाँ। पेड़ वो सब वहीं पे, बोधि वृक्ष वगैरह जो कुछ है। बिहार जाइए, मतलब कम खर्चे में काम हो रहा है, जो पता नहीं कहाँ घूमने जा रहे। और पहली बार तिब्बत घाटियों में जाओगे, किनारे मिलेगा आतंकवादी बंदूक लेके। तो क्या मानते थे। देखिए, तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने आए थे। तथा बौद्ध धर्म के विषय में, अगर सिख धर्म को जानना तो कहां जाओगे? पंजाब से जो एरिया है उधर तक का, पाकिस्तान आगे जो भी एरिया है, लाहौर वगैरह जो कुछ है, वो सब सिख धर्म वाला ही है। एक्चुअल में जब आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो उसके इधर भी सिख ही हैं और उधर भी सिख ही हैं। भले आप उन्हें पाकिस्तान में जैसे मुस्लिम मान लो, वो अलग मैटर है। जैसे सानिया मिर्जा ने जो शादी की है शोएब मलिक से, कौन है वो पंजाबी ही है। पंजाबी एक्चुअल में कुछ नहीं होता, पंजाब में रहते तो पंजाबी होगा, सिख है वो। तो कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि जब अलग अलग हुआ, बंटवारा जो भी हुआ, तो मामला वहीं से अलग कर दिया गया, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। तो वहां पे अभी कौन सा करतारपुर था, कौन सा था, हाँ, तो जो बनाया जा रहा था उसमें जा सकते थे लोग। सिद्धू गए थे, काफी उसमें राख फैल गया था, उधरी तो है। बल्कि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा वही है, ऐसा माना जाता है। नाम है उसका क्या, करतारपुर कॉरिडोर जो बना रहे थे ये करतारपुर वाले जो हैं। तो जो यहाँ के हिंदू धर्म वाले लोग, यहाँ वाले लोग हैं हिंदुस्तान वाले, वो कह रहे थे वहाँ जा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान ने कहा था कि चलो भाई, थोड़ा तुम बना लो, थोड़ा हम बना लें और चले जाएंगे। लेकिन फिर उसमें भी राख फैल गया। अभी आगे क्या जाए, अपडेट किसी के पास है, क्या हुआ उसमें? फिर चालू हो गया, नहीं हुआ? चालू हो गया। तुम गए थे? जी सर, अच्छा, मोदी जी चालू करवा दिया। चलो, हिंदू धर्म की जानकारी चाहिए तो कहाँ जाओगे? नमस्ते।
हिंदू धर्म की जानकारी चाहिए तो कहाँ जाओगे? हिंदू धर्म तो हर गली में जानकारी मिल जाएगी। नमस्ते। मुस्लिम धर्म की जानकारी चाहिए तो देखिए, क्या लिखा? जानकारी प्राप्त करने आए थे। देखिए, इनमें कुछ प्रमुख हैं, इनमें कुछ प्रमुख हैं, इनमें कुछ प्रमुख है। नंबर 1 हेडिंग डालिए, फाहियान। फाहियान हमारे घर का नाम है क्या? फाहियान अपने लड़के का रखो है तो अपने लड़के का नाम रखना, होलो को लोलो को तो तू। फाहियान। देखिए, यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय, नमस्ते तो अभी आओ। यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय ब्रैकेट में विक्रमादित्य, तुम लोगों ने किसने कहा ऊपर आने के लिए? जितने भी लोग यहाँ के बैठे हैं, किसने कहा तुमसे ऊपर आने के लिए? और लड़कियों से किसने कहा ऊपर आने के लिए? 20-25 मिनट की वो वीडियो रिकॉर्ड होगी, उसमें तुम लोगों ने बीच में नमस्ते, चेपो, बाइक की आवाज, दुनिया भर का राग फैला कर रख दिया है। किसने कहा तुमसे ऊपर आने के लिए? जब तक कहा ना जाए तब तक खड़े रहो। ये तुम्हारी मौसी का घर नहीं है। डायलॉग नहीं सुना अमिताभ बच्चन का? पुलिस स्टेशन है, तो इसलिए सीधी सी बात यह है, नीचे खड़े रहा करो, जब खाली हुआ करे तब आया करो। अब आज आ गए हो, अब आएंगे अच्छा नहीं लगेगा। बड़े क्लास में 9th हाई स्कूल इंटर वाले होते हैं, अब तक वो नीचे खड़े होते हैं। चलो, फाहियान। यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ब्रैकेट में विक्रमादित्य लिख लेना, इसी को कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ब्रैकेट में विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। देखिए, इसने भारतीय समाज, संस्कृति एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। इसने भारतीय समाज, संस्कृति, इसने भारतीय समाज, संस्कृति एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। अगला, होएनसांग। नाम ही जाने टेढ़ा बेड़ा, लिखा कैसे जाए ऐसे? ला या नहीं बनेगा। होएनसांग, ये लो। हाँ हाँ, मैं नीचे बाल लगा दिया। होएनसांग। देखिए, यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी रचना सीयूकी है, सीयूकी है। अगला, इत्सिंग। तो बड़े बड़े नाम है, सब चाइनीज नाम। इत्सिंग की रचना सीयूकी। गधे दे हो गया, सीयूकी नहीं लिखना आता है? अरे यार, सीयूकी, सीयूकी है। अगला, इत्सिंग। इत्सिंग, देखिए, यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के
भारत का वर्णन किया है? बोल जाइए। अगला हेडिंग अरब यात्रियों का विवरण, इतना टाइम नहीं है। अरब यात्रियों का विवरण। अरब से कौन कौन टाइप लोग आए थे? सबसे मेन आदमी था अल-बरूनी, बहुत नाम फेमस है इसका। अरब यात्रियों का विवरण, हेडिंग डालिए अल-बरूनी। अल-बरूनी लिखिए। यह 11वीं सदी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। जल्दी। यह 11वीं सदी में महमूद गजनबी, यह 11वीं सदी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। यह 11वीं सदी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। लिखिए इसकी अरबी में लिखी गई कृति तहकीके हिंद, इसकी अरबी में लिखी गई कृति तहकीके हिंद, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद ब्रैकेट में ना भारत की खोज, वही इसका हिंदी वर्जन है, भारत की खोज। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के ब्रैकेट में भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला लिखिए। सबसे पहले 1888 में, सबसे पहले 1888 में एडवर्ड सांची ने, सबसे पहले 1888 एडवर्ड सांची, 1888 में एडवर्ड सांची ने तहकीके हिंद का अनुवाद अंग्रेजी में किया। तहकीके हिंद का अनुवाद अंग्रेजी में किया। तहकीके हिंद का अनुवाद अंग्रेजी में किया। अगला हेडिंग डालिए इब्न बतूता। गाना था, गाओ मेरा हो गया। गाना उल्टा ना पड़ जाएगा। बगल में जूता या खोपड़ी में जूता है। देखिए इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला, रेहला रेहला, इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला सबसे प्रमुख है। रेहला सबसे प्रमुख है जो अरबी भाषा में लिखा गया है, जो अरबी भाषा में लिखा गया है। अगला देखिए सुल्तान, बल्कि उसी में लिख रहा होगा ना, इसके बारे में लिखते रहो। अगला क्या? हाँ इसी में देखो। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया। काजी समझते हो? बराते राते करवाता है यार, जो उनका पंडित, पर्सनल पंडित टाइप। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया और बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। काजी के पद पर नियुक्त किया और बाद में उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा, और बाद में उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा। हेडिंग डालिए पाषाण युग। पत्थर वत्थरों की, औजारों औजारों की खोज जिस सब में हुई, पाषाण युग जी। पाषाण युग सब उसी में चल रहा है, जो प्राचीन भारत का इतिहास स्रोत कुछ भी कह लो उसे, पूरा चैप्टर ही वही चल रहा है। पाषाण युग, इसमें लिखिए। देखिए भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को 3 कालों में विभाजित किया गया है। कक्षा 1 में पढ़ा होगा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
लिखिए, भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, कल थोड़ा इसके बारे में जानकारी देते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। टाइम 7:30 बजे। नहीं, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पाषाण काल, इसमें नंबर 1 हेडिंग डालिए, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल देखिए, पुरा पाषाण काल को उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 कालों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल को उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 कालों में बांटा गया है। 3 कालों में बांटा गया है। इसके अंदर एबीसीडी चला लो। नंबर ए हेडिंग, निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। देखिए, इसके उपकरण सबसे पहले सोहन नदी, इसके उपकरण सबसे पहले सोहन नदी, सोहन नदी से प्राप्त हुए, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। देखिए, इस काल में पेबुल, चॉपर, इस काल में पेबुल, चॉपर, सब यंत्र के नाम है, अभी बताते हैं इनके बारे में भी। पेबुल, चॉपर तथा चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, पेबुल पत्थर के बने होते थे। पेबुल पत्थर के बने होते थे जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे। पेबुल पत्थर के बने होते थे जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे। ठीक है, जबकि चॉपर पेबुल से बनाया जाता था। जबकि चॉपर पेबुल से बनाया जाता था। और यह बड़े आकार का होता था। और यह बड़े आकार का होता था। तो मिला के सारा खेल पत्थर का था। पाषाण काल नाम है। और पत्थर में क्या होता था, उसी से औजार बनाते थे। उसी से अपने आप जो पानी से चिकने हो जाते थे उन्हें पेबुल कह देते थे। और थोड़े और अपने आप काट पीट के सही कर लिए, वो इनके यंत्र कहलाते थे। अगला, मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल
देखिए इस काल में बहुसंख्यक, इस काल में बहुसंख्यक कोर, कोर कोर जैसे ट्रांसफार्मर में कोर सुनी हो, उसी टाइप की कुछ नुकीला टाइप होता है। कोर कॉमा ब्लेड, कोर कॉमा ब्लेड आदि उपकरण प्राप्त हुए हैं। कोर ब्लेड आदि उपकरण प्राप्त हुए हैं। और ब्लेड टाइप यानी पर्त बोलते हैं उसे, और थोड़ा और अच्छी भाषा बोले तो फलक बोलते हैं। ठीक है, तो इसे फलक काल या फलक संस्कृति भी कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि सब फलक वाली चीजें प्राप्त हुई। देखिए इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति भी कहा जाता है। हेडिंग डालिए उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल, देखिए इस काल का प्रमुख उपकरण ब्लेड है। इस काल का प्रमुख उपकरण ब्लेड है। ये लंबाई में अपनी चौड़ाई से 2 गुना होता है। यह लंबाई में अपनी चौड़ाई से 2 गुना होता है। हेडिंग डालिए मध्य पाषाण काल। पुरा के 3 थे, थोड़ा थोड़ा बता दिया। हेडिंग मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, लिए इस काल के उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। इस काल के उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। देखिए इस काल के प्रमुख केंद्र सोन घाटी मध्य प्रदेश में। इस काल के प्रमुख केंद्र सोन घाटी, कृष्णा घाटी आदि है। इस काल के प्रमुख केंद्र सोन घाटी, कृष्णा घाटी आदि है। देखिए इस काल में मानव अस्थिपंजर, इस काल में हम लोगों से तो 9th वाले लिख लेते हैं, जो हालत देख रहा है तुम लोग। और ये स्पीड अगर तुम सोच रहे हो कि अच्छी है, हम तेज बोल रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी तेज नहीं बोल रहे हैं। ये स्पीड आपके लिए खतरनाक हो सकती है, आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी, वरना भीख मांगेंगे। ना मानो तुम बोल लो आके हम लिख ले रहा है, जबकि हम लिखते नहीं इतने दिनों से, हम लिखते नहीं है, फिर भी तुम बोल लो आके और हम लिखते हैं, तुमसे तेज लिख देंगे। अब मान लिया कुछ लोगों को लग रहा होगा यार मेरी राइटिंग खराब हो जाएगी, फेयर कॉपी, तो क्यों लिख रहा फेयर पे? अब पे लिखिए, मेहनत करिए, रब से फेयर पे आइए। जब तुम्हें लगने लगे कि मेरी इतनी स्पीड हो गई है, फेयर पे लिख सकते हैं, अब लिखिए। कुछ लोग कहेंगे मेरा बस की दिन दोबारा का फेयर कौन करेगा? यही तो फर्क है। मेहनत करने वाला 4 बार भी रब से फेयर कर लेगा, हरामखोर आदमी घसीटा मार के पोंगा बना के फेंक देगा जाके। चलिए हाँ, और क्या, यही तरीका होता है। आदमी पहले दिन बहुत जोश में होता है, फिर वो क्या करता है, बोले आज जो है रब पे लिखेंगे, घर पे जाके फेयर करेंगे। फिर वो रब पे लिखता है, फिर क्या होता है, घर पे जाता हूं, अब घर पे क्या, उसका दिमाग खराब हो जाता है, अरे यार तो छोड़ो कल लिख लेंगे। अगले दिन और इकट्ठा हो जाता, चलो आप बाद में लिख लेंगे। अगले दिन और इकट्ठा हो जाता, फिर वो तीसरे दिन अपने आप को बेवकूफ बनाता, अरे चलो कोई बात नहीं यार, जहां से जब जागो तभी सवेरा, आज से नया लिखेंगे फेयर पे, बाकी सब चिपका लेंगे। कोई फायदा है। कभी कूड़े का नाम सुना है? कूड़े का,
उससे भी घटिया की है कॉपी। फिर आप बता रहे हो खुश होते हुए कि देखिए ऐसे करके, कूड़ा है कॉपी है। क्योंकि मेरे हिसाब से एक एक काम सबसे ऊपर, वो है मेहनत। और मेहनत को कोई पीछे नहीं कर सकता। मेहनत हमेशा टैलेंट को हराती है अगर टैलेंट मेहनत नहीं करता है। जो चीज देखने में नहीं अच्छी लग रही है वो चीज पढ़ने में क्या मजा है। मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन होने चाहिए आपके नोट्स, जो बिल्कुल रफ एंड टफ हो। तुम्हारी शकल भले गिनौनी लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को समझाना बंद करो और मेहनत के विकल्प ढूंढने भी बंद करो, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हम हमेशा कहते हैं, जैसे बड़े सारे लोग शहर में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो देखता है उसे पता है ये सुबह आते हैं शाम तक मचे रहते हैं और फिर भी रात में मचे रहते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। चलो मत, बराबरी करो हमेशा। तो उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है दिन भर के बाद तुम शाम को खाली हो। जैसे गुरु भाई, दिन भर का क्या शेड्यूल है आपका? जी ठीक है, ठीक लेकिन जब निकल आते हैं 2:30 बजे तक, 3 बजे से बाहर चले जाते हो, 6 बजे। ठीक 6 बजे के बाद 6:30 तक घर पे आते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाते हैं। ठीक है। 8:30 तक घर पे पहुँचते हैं, खाना वाना खाते हैं। अगर कुछ पढ़ने का मन होता है तो पढ़ते हैं, वरना सो जाते हैं। तो ये आपने क्या किया? ये आपने सिर्फ दिन भर घूमे, इसमें पढ़ाई कहाँ? पढ़ाई छूटती रही भैया, कॉलेज में आओ, वो कॉलेज की क्या पढ़ाई होती है? अब तुम यहाँ कर रहे हो पढ़ाई थोड़े ना, ये तो तुम छाप रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई कहाँ? सोचना पड़ेगा। दो विकल्प होते हैं जिंदगी में, एक हमारे टाइप कतई मत पढ़ो और फिर बाद में ऐसे किसी को पढ़ा लो। और दूसरा विकल्प क्या है? अगर जिंदगी में आगे बढ़ना तो फिर पढ़ना पड़ेगा। या तो ऐसी कोई दुकान खोलने की प्लानिंग की हो आगे, तो अलग बात। ऐसी कोई प्लानिंग है नहीं है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। समझ रहा हो? चलेगा, खाली मौज लेने में कुछ नहीं होने वाला मेरा भाई। चाहे वो नौकरी की बात हो या जो भी काम कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, उसमें आगे बढ़ने की बात है। पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए टैलेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर पॉलिटेक्निक करने के बाद भी आगे कहीं जाओगे, वहां भी बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, वरना मामला गंभीर हो सकता है। हाँ, तो पढ़ने में बढ़िया वो सब अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। रात में 8 बजे सोने की जगह का तुम्हारे अंदर थोड़ा जोश होता, तुम कहते यार अब एक बढ़िया रजिस्टर बनाएंगे, भले 12 बजे तक लिखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा रजिस्टर बनाएंगे, तो आप ये पेज चिपकाते रहे। क्यों चिपकाए? बात में कोई दम नहीं है। कोई बात नहीं, लिखते हो के नहीं, छुटाने वाली बात थोड़ी ना, जो हो गया हो तो लिखिए। मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश जी, प्रतापगढ़ ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश के मैदहा, ऐसे मैदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। मैदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। हेडिंग नवपाषाण काल, हेडिंग डालिए नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। देखिए, इस काल में, इस काल में हड्डी आदि से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस काल में हड्डी आदि से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। देखिए, इस काल के प्रमुख उपकरण कुल्हाड़ी, इस काल के प्रमुख उपकरण कुल्हाड़ी, कामा बसूली,
मामा छेनी, खुरपी, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, बसूली, छेनी, हथौड़ी, खुरपा आदि है। लेकिन इस काल के प्रमुख केंद्र बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। इस काल के प्रमुख केंद्र बेलन घाटी, मामा सोन घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश। इस काल के प्रमुख केंद्र बेलन घाटी, मामा सोन घाटी, मामा सिंह भूमि आदि है। सिंह भूमि आदि है। ये तो हमने आपको बता दिया था ईसा पूर्व और ईसवी क्या है, उसे लिखवाने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं भी आए होंगे उन्होंने पहले वाला का काम पूरा किया होगा, वीडियो से काम पूरा किया होगा तो पता होगा। इतने छाप लिया होगा किसी ने तो बौरा बन जाओगे। अगला टॉपिक फिर सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होगा। फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार बना के लिखा रहा है। लिखिए, देखिए बोधिसत्व पदम वाणी। आशीष भाई बोल के दिखाओ क्या लिखा हुआ। अच्छा, बोधिसत्व पदम वाणी का चित्र कहां बना हुआ कोई बता सकता है? ये जानते होगे तुम लोग, कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है। जो अजंता में चित्रकारी है ये वही बने हुए हैं। पदम वाणी का चित्र अजंता में बना हुआ है। जी, महाराष्ट्र, मुंबई। हमारा कितने लोग हैं जो घूमना चाहते हैं या गए हैं कभी? लेकिन अच्छी जगह है, क्योंकि जब आप कक्षा 1-2 में होंगे तब से सुन रहे होंगे अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं है आज कभी घूमने में मिले? हमने एक बार प्लानिंग की थी लेकिन पैसे कम पड़ गए, क्योंकि मान के चलिए यहां से महाराष्ट्र जाने के लिए कितनी घिनौनी से घिनौनी ट्रेन से जाओगे, तब भी आपको कम से कम एक आदमी का जाने आने में लौट के 15,000 रुपए तो खर्च होगा सब मिला के। क्योंकि मुंबई जैसी जगह बहुत महंगी है, कम से कम बता रहे हैं हमें। अगर थोड़ा महंगा, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से गए, मान लिया पहले यहाँ से लखनऊ गए, लखनऊ से फ्लाइट से गए, फिर उधर से जो है थोड़ा जलवा काटते हुए मार ओला ओला किया, उसका घूमेगा में तो फिर मामला गंभीर हो सकता है, कम भी पड़ सकता है, फिर बर्तन भी मांजने पड़ सकते हैं कहीं। इसलिए महंगी जगह है ये सब। फिर वहां पे घूमना, फिर तो गरीब आदमी होता हमारे टाइम पर यही सोचता है यार फ्री फंड में 15-20 हजार रुपये घूमने में खर्च कर देंगे, कहीं लगाएंगे, उसके डबल करेंगे और क्या। देखिए चाहे गुरु टाइप आदमी होता है सोचता है यार कहाँ खर्च करेंगे, चलो ड्रीम 11 में लगाए। लिखिए अगला, देखिए बिंद क्षेत्र के लेखैया, बिंद क्षेत्र के, जी बिंद, जी बिंद क्षेत्र के लेखैया, लेखैया से सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं। मानव कंकाल, मानव कंकाल नित्य आ रहा हूं, देख लेना। सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं। देखिए एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। अगला अगला खत्म हो रहा हूं, 2-4 और लिखवा रहा हूं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। अब वो कंडीशन हो सकती है उस समय की क्या रहा होगा। आपके दिमाग में ये सोच के क्या आ रहा कि अगर एक कब्र से 3 कंकाल निकल जाए तो ऐसी क्या कंडीशन रही होगी? मर्डर करके एक ही जगह क्यों दफना है? और फिर कब्र क्यों बनाएगा? फेंक नहीं देगा।
इतना शरीफ कौन होता, पहले मर्डर किया, बाद में खोद रहा है कबर, वो भी थी गहरी में, 3 को दफना रहा है। अब सुनिए, सोचने वाली बात है, ये बात हो सकता है बहुतों को हजम ना हो, लेकिन सोचने वाली बात है। अलग तरीके से अगर सोच के देखें तो अगर आज से 300 साल बाद खुदाई की जाए अमेरिका में, तो क्या होगा? तो उस एक एक कबर में 100 कंकाल भी निकले, क्योंकि जब से कोरोना वायरस फैला वो जेसीबी से खोद के सब एक ही में भर रहे, एक ही कबर बना रहे। अब समझ रहे हो क्या हुआ? हो सकता है कोई महामारी फैली हो, कोई बहुत ज्यादा लोग मर गए हो, या कुछ ऐसा हुआ हो कि 3 आदमियों की इकट्ठी सजा दी, बहुत कुछ हो सकता है। अगर सोचने पे आइए, एक कबर से 100 कंकाल भी निकल सकते हैं। सोचने वाली बात है, सोचिए। अभी देखो भरे जा रहा है, ढूंढना पड़ेगा जाके, यही पुरातत्व वालों का काम होता। ढूंढते रहते इधर उधर, तुम्हारे घर में निकल आए, तुम्हारा घर तक खोद डालेंगे, भगा देगी सरकार। बेटा सरकार कब्जे में ले लेती है अगर कुछ निकल आया। इसीलिए ऐसा है, अगर किसी घर में सोना वाला निकले चुपचाप हमें बताना आगे। ये नहीं ढिंडोरा पीट तो घर सब चला जाए, सोना भी ना मिले घर भी चला जाए। अगला, सोने की जगह भी ना मिले। तो आपकी धनतेरस में तुम एक तकिया खरीद लेना, वो भी सोने की चीज है ना। देखिए देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण देखा होगा, पुरानी पिक्चरों पहने होते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यकाल, मध्य पाषाण काल, भारत में मध्य पाषाण काल में महदहा से प्राप्त हुए हैं। जलुप्त कवि महदहा से प्राप्त हुए हैं। अगला लिखिए, भीमबेटका। भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ये प्रसिद्ध किस लिए है? यहां से सोन नदी निकलती है। भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। एक बार हम भी अब्दुल्लागंज में खो गए थे, ये बताएंगे, पहले लिखा दे रहा। भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। देखिए, यहां से सोन नदी का उपागम होता है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2016 में आया। अगला देखिए, बुर्ज होम। बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अगला, लेकिन नर्मदा घाटी में मानव का सबसे पहले साक्ष्य मिलता है। नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। अगला लिखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति का कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति का कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति का कार्यालय है। अगला, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला, पाणिनि को अष्टाध्यायी का रचयिता, पाणिनि को
अष्टाध्यायी का रचयिता, संस्कृत की खोज, संस्कृत के जनक भी कौन है? यही पाणिनि है। पाणिनि को अष्टाध्यायी का रचयिता कहा जाता है। अगला, देखिए ललित विस्तार। क्या ललित भाई तुम विस्तार में थे? हाँ, तुम्हारी काफी में विस्तार है। ललित विस्तार बुद्ध की एक संपूर्ण जीवनी है। ललित विस्तार बुद्ध की एक संपूर्ण जीवनी है। ठीक है भाई, ये चैप्टर भाई खत्म हो गया। बजाओ तालियां। इस तरीके की कुछ और चीजें भी हैं। फिलहाल आपको जब पेपर मिलेगा तो मिल जाएंगे। कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनके जो 2 टेस्ट मेरे पास रखे हैं दोनों में उनके पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं? ये 2 या 3 नंबर का कौन सा? वाला 6 फीट वाला बता दीजिए जरा। वो था अब देखिए कौन सा सवाल है? 6 फीट का जो बंद करो। अच्छा हाँ, एक बात और भी है। एक क्वेश्चन गलत हो गया था। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए सोलार रिंग, स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ उसमें विकल्प होगा। स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ उसका प्रयोग किया जाता है जी। सोलार सूर्य की फोटोग्राफी नहीं बल्कि दूरी को नापने के लिए लिखवाया होगा, जहाजों वगैरह की जी, तो वो सही है। लेकिन जो सूर्य की फोटोग्राफी है स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ उससे होती है। स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ जिन्होंने लगाया है प्रसाद नाव कटेगा नहीं वो। तो क्या मेरा काट दूं? तुम्हारा कटेगा? क्यों का क्या मतलब है? हमने सही आंसर बताया। स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ वो क्वेश्चन चेक ही नहीं किया जाएगा प्रसाद नाव।